हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम की 11th वीडियो है। सर आइजैक न्यूटन, इनके लॉज ऑफ मोशन की वैलिडिटी पे आज की इस वीडियो में क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हर केस में, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वली वैलिड होता है या नहीं, इसको बारीकी से समझेंगे और एक फोर्स के इमर्जेंस को देखेंगे और उसकी नेसेसिटी को समझेंगे। उसका नाम है सूडो फोर्स। ये नेचर में कहीं भी नहीं लगता, ये एक मैन मेड फोर्स है, साइंटिस्टों ने बनाया है और हम टीचर्स उसको यूज करते हैं और आज के बाद से स्टूडेंट्स यानी आप लोग भी उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो सूडो फोर्स का फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए कि सूडो फोर्स कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। फिर सूडो फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, इसका फंडा क्लियर होना चाहिए। सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और फिर हम सूडो फोर्स पर बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये भी समझेंगे कि किसी क्वेश्चन को जब हम सूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो आसानी होती है, टाइम बचता है, मेहनत बचता है या नहीं। तो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, बट मैंने यहां पे जो एग्जाम्पल लिया है ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है सूडो फोर्स को समझने के लिए। तो बहुत ही ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या फिगर में बना हुआ है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक एलिवेटर बॉक्स है। जैसे एलिवेटर में, लिफ्ट में आप चढ़ते हो तो जिस बॉक्स में आप चढ़ के ऊपर जाते हो या नीचे उतरते हो, ऐसा एक बॉक्स है। इसकी दीवारें कांच की बनी हुई है, यानी ये आदमी भीतर क्या है उसको देख सकता है। इस एलिवेटर बॉक्स को हमने एक स्ट्रिंग से लटका रखा है। इस एलिवेटर के भीतर इसकी सीलिंग से एक स्ट्रिंग से एक दूसरा एम मास का ब्लॉक लटक रहा है। इसी एलिवेटर बॉक्स के भीतर एक आदमी है, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी। ये इस ब्लॉक के रेस्ट या मोशन को ऑब्जर्व करने वाला है। ठीक वैसे ही एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, धरातल पे है, जमीन पे है। इस ऑब्जर्वर का नाम है ऑब्जर्वर ए। दोनों ने फिजिक्स पढ़ रखी है, दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, दोनों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट क्लियर हैं और एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लगाना आता है। अब बहुत ही ध्यान से आप देखना, सपोज हम इस स्ट्रिंग को अगर कट कर दें तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करेंगे ये पूरा सिस्टम नीचे फ्री फॉल होगा। जैसे इसको छोड़ेंगे ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा। तो जैसे ही यहां स्ट्रिंग आप कट करेंगे ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होने का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, g के इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऑब्जर्वर ए ने इस ब्लॉक को देखा। ऑब्जर्वर ए क्या देख रहा है कि ये ब्लॉक g से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, यानी इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन है एक्सेलरेटेड। किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। कितने से, g यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इस ऑब्जर्वर ने, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए। कहां खड़ा है, ग्राउंड पे। किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में। इसने क्या कहा कि भाई मैं इसका FBD बनाता हूं। इस ब्लॉक पे दो रियल फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड और एक लगेगा स्ट्रिंग में टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट है एक्सेलरेटेड मोशन। किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसने लगाया F नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा। तो हम यहां लिखेंगे mg माइनस T इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना है, g। यहां से अगर ये ऑब्जर्वर A इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करे तो यहां से आप देख सकते हैं टेंशन की वैल्यू आएगी mg माइनस mg दैट इज 0। यानी ऑब्जर्वर A ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगा के ये पता किया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। सोचो जरा, क्या इसका ये रिजल्ट सही है? बिल्कुल सही है। इस स्ट्रिंग में इन एक्चुअल जो टेंशन है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्री फॉल हो रहा है। अगर आप किसी स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्ट करके लटकाते हो और यहां से इसको छोड़ देते हो तो जब ये सिस्टम फ्री फॉल होगा तो रस्सी में कोई भी खिंचाव नहीं होगा, इसलिए रस्सी में, स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू है वो 0 होगी। अब अगर ये ऑब्जर्वर बी इसको देखेगा तो सिंस ये ऑब्जर्वर
इस लिफ्ट के बॉक्स के भीतर ही है, इसलिए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में होगा। जैसे इस कमरे को ही अगर हम एलिवेटर बॉक्स माने और यहाँ सीलिंग से कोई यहाँ ऑब्जेक्ट लटक रहा हो और ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रहा हो, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में ये हमेशा ऐसे रेस्ट में ही बना रहेगा। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी हम कहें तो बी भी अगर इस ब्लॉक का FBD बनाए तो ये भी बोलेगा कि भाई mg वर्टिकली डाउनवर्ड और स्ट्रिंग में टेंशन T वर्टिकली अपवर्ड। सिंस विथ रिस्पेक्ट टू B ये ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है, इसलिए इस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे, यानी जितना फोर्स वर्टिकली अपवर्ड उतना ही फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो विथ रिस्पेक्ट टू B T इज इक्वल्स टू मिलेगा mg। अब यहां पे दोनों ऑब्जर्वर ने अपनी अपने लॉ और मैथमेटिक्स का यूज करके स्ट्रिंग में टेंशन को कैलकुलेट किया। ए बता रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 है और बी बता रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन mg के इक्वल है। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक ही वक्त पर स्ट्रिंग में दो टेंशन तो नहीं हो सकता, या तो स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा या तो स्ट्रिंग में टेंशन mg होगा, यानी इनमें से कोई एक रिजल्ट सही है और दूसरा रिजल्ट गड़बड़ है। हालांकि दोनों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का करेक्टली यूज किया है, बट फिर भी एक रिजल्ट सही आ रहा है और दूसरा रिजल्ट गलत आ रहा है। और मैंने भी आपको बताया कि सही एक्यूरेट रिजल्ट क्या है, ऑब्जर्वर ए ने जो रिजल्ट निकाला है यानी इन एक्चुअल स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 0 होगा। तो फिर बी ने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज किया था उसके यूज करने से इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू रॉन्ग क्यों आ रही है, यही हमें समझना है। तो समझने में हमें यह समझना है कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वली वैलिड नहीं होते। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर की आप जो पोजीशन है या ऑब्जर्वर का जो स्टेट है आप उसको वो भी बोल सकते हो। सिंस ये रेस्ट स्टेट में है इसलिए इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। ये जब मैंने रेस्ट एंड मोशन शुरू किया था तो वहां भी मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हीलियोसेंट्रिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है और वो खुद रेस्ट स्टेट में हो या अगर चले भी मोशन में भी हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे फिजिक्स में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इक्वली वैलिड होते हैं, यानी उससे हम जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो करेक्ट होगा। और जितने भी एक्सेलरेटिंग या फिर डी एक्सेलरेटिंग या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, रोटेटिंग फ्रेम्स हमेशा ही एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स होते हैं, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। तो कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम या डी एक्सेलरेटिंग फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो उससे आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि हमें यहां मिल रहा है। तो अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यार अगर कोई भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग स्टेट में हो और वहां से वो किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी स्थिति को, उसके रेस्ट या मोशन को एनालाइज कर रहा हो, तो उससे भी हमें करेक्ट रिजल्ट अगर लेना हो तो करेक्ट रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए एक फोर्स या करेक्शन फोर्स या मैन मेड फोर्स बनाया गया, उसे ही हम कहते हैं सूडो फोर्स। अगर आप किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो याद रखना, सही रिजल्ट पाने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी रियल फोर्सेस के साथ साथ आपको एक और फोर्स लगाना होगा, तभी आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स हमेशा तभी लगेगा जब आप कहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आइदर एक्सेलरेटिंग,
आइदर डीएक्सेलरेटिंग या फिर रोटेटिंग। तो रोटेटिंग वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो चर्चा है वो आगे के चैप्टर्स में की जाएगी। यहां पे या तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड या फिर डीएक्सेलरेटेड स्टेट में हो और वो अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसका एफबीडी बनाने में सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ हमें एक और फोर्स ऐड करना होगा, तभी हमें सही रिजल्ट मिलेगा, क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको कि सूडो फोर्स कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते। अगर इस यूनिवर्स में बात करें तो कोई भी ऐसा प्रीफर्ड इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसको डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए। अब ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है या मोशन में है, इसको डिफाइन करने के लिए एक और ऑब्जर्वर चाहिए। इसके रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए कोई और ऑब्जर्वर चाहिए। तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रेस्ट या मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है। ऐसा कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई सुपर फ्रेम नहीं है जिसको हम एकदम प्रिफर्ड इनर्शियल फ्रेम कहें और उसके रेस्पेक्ट में सभी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को हम डिफाइन करें। बट अर्थ को हम अपने काम चलाने के लिए परफेक्टली नियरली परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। ऐसे तो अर्थ भी रोटेटिंग फ्रेम है, अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अगर अर्थ के फ्रेम में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें हर क्वेश्चन में सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे जो चीजें हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अर्थ एक परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम है और इससे हम जब भी इसके फ्रेम में जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सूडो फोर्स नहीं लगाते। तो सूडो फोर्स का फंडा क्लियर हो गया कि सूडो फोर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हो तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। सिर्फ कौन से फोर्सेस लगेंगे? रियल फोर्स, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे टेंशन, जैसे mg। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की स्टडी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक्सेलरेटिंग या फिर डीएक्सेलरेटिंग या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के एफबीडी में सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक और फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कब लगता है? आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सूडो फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट्स वेरी वेरी सिंपल। एफपी यानी सूडो फोर्स हिंदी में लिखते हैं। आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, अंग्रेज के बच्चे हो, बट थोड़ी हिंदी तो आप समझते होंगे। शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, जिसको देखा उसका मास। कभी गड़बड़ नहीं होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास हम किसका लेंगे? जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास, इनटू एक्सेलरेशन किसका लेंगे? जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, उसका यही सबसे अच्छा फॉर्मूला है। जिसको देखेंगे उसका मास लेंगे और जहां से देखेंगे वहां का एक्सेलरेशन लेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ एफ पी, तो डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट नीचे गिर रही है और वहां से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी। आप ट्रेन में बैठे हो, इधर एक्सेलरेट होके जा रहे हो, बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उस पर सूडो फोर्स की डायरेक्शन ट्रेन के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाओगे। ये सूडो फोर्स के डायरेक्शन का कंसेप्ट है। तो सूडो फोर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये क्लियर हो गया। सूडो फोर्स कितना लगेगा? जिसको देखेंगे उसका मास, जहां से देखेंगे मल्टीप्लाइड बाई उसका एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन किधर होगी? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। यानी जिस सिस्टम में, जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे उसके एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। अब इस कंसेप्ट को यहां पे फिर से अप्लाई करके देखते हैं कि क्या अब हमें सही रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो ऑब्जर्वर ए ने जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स यूज करी थी उससे तो उसको सही रिजल्ट मिल रहा था। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से एनालाइज करते हैं और सूडो फोर्स का भी कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं। फिर से अगर बी ने ए को देखा, अब उसने ये क्लास कर ली, अब उसको सूडो फोर्स का ज्ञान हो गया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसने फिर से एफबीडी बनाया, mg नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर
और सिंस अब इसका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसलिए सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ इसे एक और फोर्स लगाना होगा। डायरेक्शन किधर होगी? ये नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन इधर होगी या ऊपर होगी? डायरेक्शन ऊपर होगी। तो डायरेक्शन ऊपर होगी तो ये है हमारा सूडो फोर्स। ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिस डायरेक्शन में सिस्टम जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में सूडो फोर्स भी लगा देते हैं। नहीं, सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सिस्टम के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब इसमें सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जिसको देखा उसका मास मल्टीप्लाइड बाई जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? ये सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है? जी डाउनवर्ड, तो मल्टीप्लाइड बाई जी। अब इसने कहा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है, तो इस पर फोर्सेस बैलेंस होंगे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो अगर अब इसमें फोर्सेस बैलेंस करें तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स है T प्लस mg इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ फोर्स है mg। यहां से T की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आएगा mg माइनस mg, दैट इज T इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब हमें B के फ्रेम में भी स्विंग में टेंशन, जो एक्यूरेट टेंशन होना चाहिए, वो हमें मिल रहा है। तो अब क्लियर हो गया आपको कि अब जो B की फिजिक्स है वो करेक्ट हो गई और रिजल्ट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो पूरा फंडा क्लियर। सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स कब लगेगा, सूडो फोर्स कितना लगेगा और सूडो फोर्स किधर लगेगा। सूडो फोर्स सिंस एक मैनमेड फोर्स है, नेचर में कहीं नहीं लगता, इसलिए सूडो फोर्स का कहीं भी किसी पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे सारे रियल फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन। बट सूडो फोर्स मैनमेड फोर्स है, करेक्टिव फोर्स है। हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को सही से डिफाइन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए इसका कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन नहीं होगा। बहुत ही ध्यान से याद रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब देखते हैं कि सूडो फोर्स पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लिफ्ट में वेट किसी भी व्यक्ति का कैसे वेरी करता है, और उसको भी सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सबसे पहला केस देखते हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी है और ये लिफ्ट रेस्ट स्टेट में है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में फिर से ये लिफ्ट ऊपर या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तीसरे केस में ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, और चौथे केस में ये लिफ्ट नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। चारों केस में हमें इस m मास के आदमी का वेट समझना है कि कब इसका वेट एक्चुअल वेट होगा, कब इसका वेट बढ़ेगा, कब इसका वेट घटेगा। वेट एक फोर्स है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जितना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उसे ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। वो तो हर केस में सेम होगा, बट वेट हमें फील कितना होता है वो एक साइकोलॉजिकल चीज है। वेट हमें कैसे फील होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी हम एलिवेटर में या ग्राउंड पे खड़े होते हैं, हमारे पैरों पे जितना नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसी से हमें अपना वेट फील होता है। अगर किसी भी तरीके से वो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाए तो हमें अपना वेट भी बढ़ा हुआ, और अगर किसी तरीके से वो नॉर्मल रिएक्शन घट जाए तो हमें अपना वेट भी घटा हुआ फील होगा। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो mg नीचे और इसके दोनों पैरों पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका नेट फाइनल नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। सिंस ये रेस्ट स्टेट में है इसलिए n इज इक्वल्स टू होगा व्हाट? mg। ये mg इसका रियल वेट है और नॉर्मल रिएक्शन भी इसके रियल वेट के इक्वल आ रहा है, यानी इस आदमी को अपना रियल वेट ही फील होगा। भारी आदमी है तो भारी महसूस होगा, हल्का दुबला पतला लकड़बग्घे टाइप का आदमी है तो उसका जो वेट है वो हल्का महसूस होगा। दूसरे केस में देखते हैं। इस केस में अगर इसका एफबीडी बनाए तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। सिंस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर भी इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। या किसी फोर्स को आप ज्यादा किसी फोर्स को आप कम मानते भी हो, mg माइनस n करते हो या n माइनस mg करते हो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। यहां से भी आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा? mg। यानी इस केस में भी इस व्यक्ति को इसका रियल वेट ही फील होगा। अब बात करते हैं इन दोनों केसेस की। इस केस में अगर हम
इसी लिफ्ट के भीतर चले जाएं। इमेजिन करो इसी लिफ्ट के कहां चले जाएं, भीतर। अब अगर हम इस आदमी को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, ये हुए रियल फोर्सेस। साथ ही साथ हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सिस्टम के डायरेक्शन के ऑपोजिट। उसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसको देखा उसका मास मल्टीप्लाइड बाई जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन। इसके रिस्पेक्ट में ये आदमी रेस्ट में होगा क्योंकि दोनों आदमी उसी लिफ्ट में है, उसमें फोर्सेस बैलेंस होंगे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, यानी mg प्लस ma। ये बताइए कि mg इसका रियल वेट था। अब हमें दिख रहा है कि mg प्लस ma हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, यानी वेट क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। इसको आपने फील भी किया होगा। हालांकि आजकल के जो लिफ्ट होते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छे क्वालिटी के होते हैं, बहुत हल्का हल्का एक्सेलरेट होता है, हमें उतना पता नहीं चलता है। पर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी दफ्तर में आप जाओ जहां पुरानी लिफ्ट लगी हो, तो वहां आप देखोगे जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है, हमें फील होता है कि हमारा जो वेट है वो बढ़ गया है। एक्चुअल में वेट नहीं बढ़ता, हमें फील होता है वैसा। फिर इस केस में भी अगर हम सूडो फोर्स की हेल्प से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, इसी के अंदर चले जाइए, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। इस पे इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, एक और सूडो फोर्स लगेगा ऊपर, fp कितना होगा, जिसको देखा उसका मास, जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन। अब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी ये आदमी रेस्ट स्टेट में होगा, फोर्सेस इस पर बैलेंस होंगे। क्या लिखेंगे, n प्लस ma यानी टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स यानी mg। यहां से n की वैल्यू हमें मिलेगी mg माइनस ma। mg क्या था, रियल वेट, अब उसमें माइनस हो रहा है ma, यानी वेट अब घटा हुआ महसूस होगा। और अगर ये a g के इक्वल हो जाए, यानी इस लिफ्ट की स्ट्रिंग वगैरह टूट जाए और ये फ्री फॉल होने लगे, तो a की वैल्यू अगर आप g के इक्वल पुट करोगे तो mg माइनस mg यानी कि हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी 0। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस इन द लिफ्ट, यानी लिफ्ट में भारहीनता का अनुभव होना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई वेट ही नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, ये सूडो फोर्स का पहला सिंपल सा एप्लीकेशन था। अभी अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ऐसा ही एक एलिवेटर है, यहां एक ब्लॉक है सपोज 5 kg का, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है 3 kg का, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की डायरेक्शन में सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, फिगर बना लेना और लिख लेना, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, यानी 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कोई भी क्वेश्चन जो सूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व होता है वो बिना सूडो फोर्स के भी सॉल्व हो जाएगा, बट सूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व करने पे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है और टाइम कम लगता है। इस क्वेश्चन को भी हम सूडो फोर्स की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। आगे एक दो क्वेश्चंस को मैं सूडो फोर्स की हेल्प से और बिना सूडो फोर्स की हेल्प के सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सूडो फोर्स से भी सॉल्व हो जा रहा है और बिना सूडो फोर्स के भी सॉल्व हो जा रहा है। इस केस में अगर हम चले जाएं कहां, इस लिफ्ट के भीतर, इमेजिन करो, और वहां से इस 3 kg वाले ब्लॉक को देखें और एफबीडी बनाएं। कैसा एफबीडी बनेगा, 3g mg 3 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेना, 30 न्यूटन नीचे, नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा, 5 kg ब्लॉक के द्वारा ऊपर की तरफ। ये दो रियल फोर्सेस हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सारे फोर्सेस के साथ साथ क्या इसका एफबीडी करेक्ट है? अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि क्या इसका एफबीडी कंप्लीट है, करेक्ट है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल। तो सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक और फोर्स लगाना होगा, कौन सा, सूडो फोर्स। ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो सिस्टम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स। और सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स भी लगाना ही लगाना होगा। तो सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जिसको देखा उसका मास इनटू जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2, यानी आएगा 6 न्यूटन। अब इसके रेस्पेक्ट में ये 3 kg वाला ब्लॉक रेस्ट स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि ये भी लिफ्ट के भीतर ही है।
तो ये बोलेगा भाई मेरे रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, यानी इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो फोर्सेस बैलेंस होंगे तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, 30 + 6 यानी 36 न्यूटन। ये है हमारा आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? घर पे 5 kg और इस ग्राउंड के बीच में, यानी इसका जो बेस है इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट करना और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कोई ट्रक हो, ट्रक की सीलिंग से धागे से एक ऑब्जेक्ट लटक रहा हो। अगर ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी, तो ऐसा होता है ना, जैसे आप कार में या बस में बैठे रहते हो, जैसे ही वो आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है आपको ऐसे पीछे की तरफ झटका लगता है। होता वो ड्यू टू इनर्शिया है, बट आप उस बस के भीतर अगर बैठ जाओ तो आप सूडो फोर्स से उसको एक्सप्लेन करोगे कि भाई जैसे ही ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट हुआ, उस पर सूडो फोर्स लगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से उसमें पीछे की तरफ झटका आया और पीछे की तरफ खिंच गया वो। तो वैसे ही सपोज करो कोई किसी ट्रक वगैरह की सीलिंग से धागे से कोई ऑब्जेक्ट लटक रहा है। अगर ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो ये जो धागे से ऑब्जेक्ट लटक रहा है वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। ये कोई ट्रक है, इसकी सीलिंग से एक ऐसे ऑब्जेक्ट लटक रहा था धागे से, लेकिन जैसे ही ये आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ, ये टिल्ट हो गया, इसकी पोजीशन ऐसे कुछ हो गई। और अगर लगातार ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट ही होता रहेगा तो इसकी पोजीशन हमेशा ऐसे टिल्टेड ही मिलेगी। सपोज इसका ये वाला एंगल बन रहा है वर्टिकल से कितना, थीटा। हमें इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या करेंगे हम लोग जाएंगे इस ट्रक के भीतर। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो हम भी क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एफबीडी में सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ हमें एक सूडो फोर्स भी बनाना होगा। बनाए इसका एफबीडी। सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में टेंशन T, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहां भी अगर ऐसे वर्टिकल लाइन बना ले तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्या इसका एफबीडी सही है? नहीं, इस पे एक और फोर्स लगेगा। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सिस्टम के डायरेक्शन के अपोजिट। वैल्यू कितनी होगी, जिसको देखेंगे उसका मास, इसका मास नहीं दिया तो हम मान लेते हैं। जो चीज न दी जाए और जिसकी जरूरत महसूस हो उसको मान लेना चाहिए। मास m इंटू जिसको देखा उसका मास, जहां से देखा वहां का एक्सेलरेशन यानी a। इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। अब इसमें इसका अगर कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा t cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा t sin थीटा। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ मेहनत की जो बचत हो रही है वो ये है कि इसमें हमें F net = मास टाइम्स एक्सेलरेशन नहीं लगाना। इसमें सिंपली ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट स्टेट में होगा, इसलिए इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो फोर्सेस अगर बैलेंस होंगे तो T sin थीटा = हमें मिलेगा m × a और T cos थीटा = हमें मिलेगा m × g। T से T कैंसिल, m से m कैंसिल, sin बाई cos tan थीटा = a/g। यहां से थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी tan इनवर्स a/g। और अगर a की वैल्यू g के इक्वल होती तो, अगर सपोज ये ट्रक 9.8 मीटर/सेकंड² से एक्सेलरेट हो रहा होता तब g/g 1 आता, tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री, यानी ये जो इंक्लिनेशन हमें मिलता ये 45 डिग्री का होता। समझ गए क्वेश्चन? अब अगर आप पूछो कि सर इसको अगर बिना सूडो फोर्स के करना हो तो क्या करेंगे? क्या बिना सूडो फोर्स के सॉल्व नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बिना सूडो फोर्स के ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हटाते हैं, अब आराम से यहां से ऑब्जर्व करते हैं। यहां से हमने देखा तो भाई ये जो ब्लॉक है ये ऐसे हमें राइट साइड में इस ट्रक के साथ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता हुआ नजर आया। अब हमने इसका एबीडी बनाया। एबीडी कैसे बनाएंगे, mg नीचे, टेंशन T इधर, ये एंगल थीटा, ये T cos थीटा, इस डायरेक्शन में T sin थीटा, बगल में इसका इफेक्ट भी दर्शाएंगे, ये एक्सेलरेट हो रहा है A से। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे।
तो एक इक्वेशन लिखना होगा फोर्स के बैलेंस होने के लिए और एक इक्वेशन लिखना होगा एक्सेलरेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम ये लगाएं एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है टी साइन थीटा, इसी की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है m इंटू ए, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा इक्वेशन है इसके इक्विलिब्रियम का, t cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट mg, डिवाइड कर देंगे सेम आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं और भीतर जाके इस पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन का मतलब उस क्वेश्चन को बेस बनाकर और भी बहुत तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसका रिजल्ट याद रखना जो आने वाला है अभी। क्वेश्चन क्या है, ये एक स्मूथ सरफेस है, चिकना सतह है, इस पे ये एक वेज रखा हुआ है, इसका ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। सभी सरफेसेस परफेक्टली स्मूथ है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन वगैरह का चक्कर नहीं है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, हालांकि मास से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वेज फिक्स हो और इसको हम यहां से छोड़ेंगे तो ये सर से सरक जाएगा नीचे और उसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था शायद छोटा रिचार्ज सीरीज में। अगर आप एक वीडियो देखें तो एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था कि अगर ये यहाँ का सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, ये सरफेस भी फ्रिक्शन लेस हो, यहाँ पे हम एक ब्लॉक को छोड़ें तो ये नीचे तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये वेज भी पीछे जाएगा। तो इसमें दो दो एक्सेलरेशन होगा, एक एक्सेलरेशन ऐसे, एक एक्सेलरेशन ऐसे, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा मिलेगा। देखने में सिंपल सा सवाल होगा बट होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा। बट यहाँ कुछ दूसरा सिचुएशन है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर हम इस सिस्टम को आगे की तरफ एक्सेलरेट करें, जैसे घर पे आपने एक रजिस्टर लिया, उसको टेढ़ा किया, उस पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख लिया और आगे की तरफ आप दौड़ रहे हो, एक्सेलरेट हो रहे हो, तो क्या होगा, आगे की तरफ जब आप एक्सेलरेट होगे तो उसमें तीन केसेस पॉसिबल हैं। हो सकता है ये ब्लॉक अभी भी नीचे चला जाए, हो सकता है ये ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मॉल m इस वेज पर ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करने लगे। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो बीच वाला केस था उसको कंसिडर करना है। हमें क्या समझना है, या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम को हम आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें कि ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहे मतलब कुछ इस तरीके से चले। फील हो रहा है आपको? ऐसे तो ये मोशन में होगा, आगे जाएगा, एक्सेलरेट भी होगा, बट वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं होगा या मोशन में नहीं होगा। तो हमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए कि ये जो स्मॉल m है वो इस वेज पे एक्सेलरेट मतलब वेज पे मूव ना करे, इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो। अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कम करोगे आप तो ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ज्यादा करोगे तो फिर ये ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेट हो सकता है। इसको हम एनालाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्राउंड फ्रेम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या फिर सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हम सूडो फोर्स का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाने जा रहे हैं क्योंकि अपना टॉपिक सूडो फोर्स ही है। आप क्या करो, आप चुपके से यहां चले जाओ सूक्ष्म रूप धारण करके। अब अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो आप भी एक्सेलरेट हो रहे हो। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। आप जब इस ऑब्जेक्ट को देखोगे और एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी कैसे बनाओगे? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसके बाद सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और लगाना होगा, इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। डायरेक्शन किधर होगी? सिस्टम के डायरेक्शन के अपोजिट। वैल्यू कितनी होगी? जिसको देख रहे हैं उसका मास मल्टीप्लाइड बाई जहां से देख रहे हैं वहां का एक्सेलरेशन, तो यहां का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन इसी के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, यानी a। अब खास बात, ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा। कब? जब ये इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। नहीं समझे?
इस वेज के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं जा रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, इस वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो अगर आप यहाँ बैठ के देख रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे है, थोड़ी देर बाद भी देखोगे तो लगेगा वहीं पे है, थोड़ी देर बाद भी देखोगे तो लगेगा वहीं पे है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में होगा। कब? जब ये ब्लॉक इस वेज के भी रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? अगर ये ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं होगा तो जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये चला जाएगा नीचे या फिर ऊपर। जिसको लगेगा अभी ये यहाँ था ये नीचे चला गया, या अभी ये यहाँ था ये ऊपर चला गया, तो फिर हम ये कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे। सिंस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक्सेलरेशन की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, तो जब ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा और आप यहाँ से इसको देखोगे तो आपके रेस्पेक्ट में भी ये रेस्ट पे ही रहेगा। और रेस्ट पे रहेगा तो फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। फोर्सेस बैलेंस होने के लिए जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स दाएं उतना फोर्स बाएं। तो दाएं और ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब हमें इसका करना चाहिए रिजोल्यूशन। मैंने आपको बताया था जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। ये एंगल कितना है? थीटा। इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल, और इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन। तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। इस n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट n sin थीटा। बैलेंस करेंगे n sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a और n cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू g। कोई डाउट नहीं है इसमें? डिवाइड कर देते हैं, n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा a बाई जी। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, वो आ गया g tan थीटा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ऐसे वेज पे कोई ब्लॉक रखा हो और आप उसे आगे की तरफ g tan थीटा से एक्सेलरेट करोगे तो ये जो ब्लॉक है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। सपोज थीटा की वैल्यू 45 डिग्री करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g। यानी अगर वेज 45 डिग्री के इंक्लिनेशन का हुआ, उस पर कोई ब्लॉक आपने रखा और इसको आगे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप एक्सेलरेट करोगे तो ये ब्लॉक इस वेज पे फिसलेगा नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। अब सोचो जरा, अगर इसका एक्सेलरेशन इस g tan थीटा से ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ तो क्या होगा? यहां पे आप देख रहे हो, अगर ma की वैल्यू यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है सूडो फोर्स, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर g tan थीटा से ज्यादा या फिर कम होती है तो फिर देखते हैं क्या होगा। उसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। सपोज ये फिर से प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है, ये एक वेज है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल है थीटा, ये सारे सरफेसेस परफेक्टली स्मूथ है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अब इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट किया जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन g tan थीटा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन g tan थीटा है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी? g, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल आई थी। सपोज एक्सेलरेशन 15 हो, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, या इन जनरल अगर बात करें तो अगर a ग्रेटर देन g tan थीटा है तो क्या होगा? इस केस में फिर से थोड़ा सा एबीडी बना के देखते हैं। इसमें mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, एक लगा सूडो फोर्स m इंटू ए। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ध्यान से देखना। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी थीटा होगा, जैसे पिछले वाले में यहाँ एंगल थीटा हुआ था तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। उसी तरह से इसका भी हमें कंपोनेंट करना होगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों भाई? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस ma का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा और नीचे की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ma sin थीटा। अब आप कहोगे कि सर इसमें आपने अलग तरह से रिजोल्यूशन क्यों किया है? ये भी समझने वाला पॉइंट है। अलग तरह से रिजोल्यूशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब की बार ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो हमें फोर्स अलोंग दिस इंक्लाइंड सरफेस चाहिए, इसलिए मैंने फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड रिजॉल्व किया है। इस mg के हमने दो कंपोनेंट ले लिए हैं तो इस mg से अब मतलब नहीं है।
वैसे इस एम ए यानी जो सूडो फोर्स था उसकी भी हम लोगों ने कंपोनेंट ले लिए हैं, तो इससे भी कोई लेना देना अब नहीं है। तो ये है सिचुएशन। अब ये सारा सिचुएशन, ये एफबीडी हमने कब बनाया है? जब हम इसको वेज पे ही चढ़ के देख रहे हैं, यानी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? नॉन इनर्शियल। अब बहुत ही ध्यान से देखो, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन जब भी होगा या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे। तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। उसके बाद अब इस सरफेस के लॉन्ग हमें दो फोर्सेस मिल रहे हैं, एक फोर्स है एम जी साइन थीटा और एक फोर्स है एम ए कॉस थीटा। अब अगर ए की वैल्यू यहां पे मैं जी टेन थीटा पुट करूं तो जी टेन थीटा में साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा किया जाए इनटू कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं है, ए की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसपे ये वाला ब्लॉक फिसलता नहीं है, अगर हम वो वाली वैल्यू पुट करें जी टेन थीटा में टेन थीटा को साइन बी कॉस किया इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ एम जी साइन थीटा और नीचे की तरफ भी एम जी साइन थीटा, ये तो बैलेंस हो गया। जी टेन थीटा पे बैलेंस ही होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए, आप अलग अलग वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे आप चले जाओ, कोई भी वीडियो देख लो, यही सारे क्वेश्चंस लोग बताते हैं, घिसे पिटे क्वेश्चंस। बट हमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना है, उसमें और समझना है कि अगर इसमें और क्वेश्चन बनाया जाए तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टेन थीटा से ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये वाला जो फोर्स आ रहा है वो भी ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम पड़ जाएगा। तब ये क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू होगा। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू होगा तो कैलकुलेट भी कर लोगे आप, ये एम ए कॉस थीटा में एक्सेलरेशन की वैल्यू जितना भी क्वेश्चन में दिया जाए वो पुट कर लेना। सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट करने पे आया, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। सपोज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया तो हमें ऊपर की तरफ नेट एक्सेलरेशन मिल गया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज इसकी लेंथ दे दी जाए कि इसकी लेंथ एल है और आपसे पूछा जाए इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज करोगे S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0, S की वैल्यू इसके लेंथ के इक्वल, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 माइनस 8 यानी कि 2, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इनटू यहां से टाइम पुट कर देंगे, मतलब टाइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, S की वैल्यू L के इक्वल पुट कर देंगे और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो और एक्सेलरेशन लेस देन जी टेन थीटा हो। तो एक्सेलरेशन अगर लेस देन जी टेन थीटा होगा तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तब ये नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ आएगा। फिर पूछा जा सकता है कि ये ऊपर से नीचे तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो क्लियर हो गया, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये याद रहेगा कि जी टेन थीटा के एक्सेलरेशन पे वेज पे रखा हुआ ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में कभी भी मूव नहीं करता। अब इसी क्वेश्चन में देखिए और क्या पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कंडीशन है, अब आपसे ये नहीं कहेगा कि इसको कितना एक्सेलरेट करें कि ये वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, वो तो हम जान गए कितना होता है जी टेन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जी टेन थीटा। इस पे क्या होता है, ये वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करता। अब हमसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ। इन दोनों के बीच में क्या बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो हमें क्या करना है, फिर से यहीं जाना है और इसका बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, एक लगेगा इधर सूडो फोर्स m इंटू ए, जिसको देखा उसका मास, जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसका कंपोनेंट करते हैं, ये एंगल थीटा होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो आराम आराम से धीरे से सॉल्व करते हैं। एम ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एम ए साइन थीटा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इस mg का भी ये एंगल भी थीटा होगा, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है, हजारों बार बता चुके हैं। ma का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, सॉरी mg का
mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा। इसमें अगर आप a की वो वाली वैल्यू पुट करोगे, tan को sin बाई cos लिखोगे, cos से cos कट जाएगा, ये भी वही आएगा mg sin थीटा और mg sin थीटा। बैलेंस होगा भी, क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है। बट हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आएगा। n इज इक्वल्स टू आएगा ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। n इज इक्वल्स टू m, a की जगह g tan थीटा को ऐसे लिख देते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। mg sin थीटा कॉमन, नहीं सॉरी, mg कॉमन लिए, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा एलसीएम लेंगे, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। इतना तो आप कर ही लेते होगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से फाइनली हमें मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। हो सके तो इसको भी याद कर लो कि इस वाले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, g tan थीटा, और इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, चाहे बोलें कि स्मॉल m की वजह से कैपिटल M पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, या फिर बोलेंगे कैपिटल M द्वारा इस स्मॉल m पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब इसी में फिर और अगर वेरिएशन लाया जाए तो और क्या पूछा जा सकता है, उसको भी देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, ऐसे अगर वेज हो, इस पे एक ब्लॉक हो, इसको कितने से एक्सेलरेट किया जाए? g tan थीटा से। ये जो स्मॉल m है वो वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता, तो ये एक्सेलरेशन क्या अपने आप आ जाएगा? एक्सेलरेशन एक इफेक्ट होता है, उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है फोर्स। बिना फोर्स लगाए कभी भी आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सपोज इसको ढकेला जा रहा है पीछे से, सब फोर्स लगाया जा रहा है, और पूछा जाए भाई कितना फोर्स लगाएं कि ये स्मॉल m वाला ब्लॉक कैपिटल M वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स लगाएं कि इस पूरे सिस्टम में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। अगर हम इतना फोर्स लगा दें कि इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो जाएगा। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है पहले से ही, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसमें सीधे हमें लगाना है फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। रिक्वायर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू मास। मास क्या होगा? मास क्या होगा? m प्लस m, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है। इसको आप चाहे तो ऐसे सिंगल सिस्टम के फॉर्म में देख सकते हो, जिसका मास कितना हो, जिसका मास हो m प्लस m। तो मास हो गया m प्लस m और इंटू एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? g tan थीटा। ये है इसका आंसर। समझ गए? इसी में एक वैरायटी और हो सकती है, और क्या हो सकता है उसको भी देखते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ध्यान से देखना, यहां लगा दी जाए एक पुली, फिर से ये वेज, इस पे ये स्मॉल m, ये एंगल थीटा, यहां बांध दिया जाए एक स्ट्रिंग, और यहां लटका दिया जाए एक ब्लॉक। इसका मास पूछा जाए कि इसका मास कितना होना चाहिए। जैसे ही आप मास लटकाओगे, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, जिससे ये राइट साइड एक्सेलरेट होगा। तो मास अगर हम वेरी करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेरी करेगा। तो मास में से हमें वो वाला मास कैलकुलेट करके बताना है जिसमें ये इतना एक्सेलरेट हो जाए कि ये स्मॉल m कैपिटल M के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाए। यानी अब हम समझ गए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? g tan थीटा के इक्वल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि m डैश की वैल्यू बता दो जिससे कि ये स्मॉल m कैपिटल M पे ना फिसले। तो हम समझ गए कि अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है कि भाई इतना मास हमें लटकाना है, कितना मास हमें लटकाना है, कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए? g tan थीटा। तो अब इसको सिंपल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करते हैं। ये तो इस पर फिसल रहा नहीं है, तो इसको तामझाम को हटा के m प्लस m का एक सिंपल सा ब्लॉक मान लेते हैं। एक्सेलरेशन हमें पहले से पता है, अगर इसका FBD हम बनाएं
तो एक होगा m प्लस एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, स्ट्रिंग में टेंशन इधर। तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स कौन सा है? T। तो लिखेंगे T इज इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है g tan थीटा। यह है इक्वेशन नंबर 1। इसका एबीडी कैसे बनेगा? m डैश जी नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर। ऐसे क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया था कि नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ले लो। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो लिखेंगे m डैश जी माइनस टी इज इक्वल्स टू m डैश इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी है? g tan थीटा। क्यों भाई, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, इसमें दो या मल्टीपल पुलीज नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, इसका कहानी खत्म। m डैश g इज इक्वल्स टू, इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलेगा g tan थीटा। क्या बचेगा? m प्लस m डैश प्लस स्मॉल m, g से g भी कैंसिल, हमें चाहिए m डैश की वैल्यू। m डैश इज इक्वल्स टू tan थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में भी m प्लस m साथ ले लेते हैं, इंटू tan थीटा कर लेते हैं, प्लस m डैश tan थीटा अलग कर लेते हैं। इसको ले आते हैं इधर, m डैश ले लेते हैं कॉमन, बचेगा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू tan थीटा, और यहाँ से फाइनली हमें मिलेगा m डैश इज इक्वल्स टू m प्लस m tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये है हमारा रिक्वायर्ड मास, जिसको यहाँ पे लटकाने पे ये सिस्टम g tan थीटा से एक्सेलरेट होगा, जिससे क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक था वो इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। क्लियर हो गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए जितनी वैरायटीज की हो सकती थी। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये कोई एलिवेटर है, इस पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, चलो पूरा ही इंक्लाइंड ले लेते हैं ऐसे। ये एंगल है थीटा, इस पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, इसका मास है कैपिटल M। ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है a एक्सेलरेशन से। हमें इस स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। चलो वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी निकालो। अच्छा, बिना पेन कॉपी के ही बैठे हो, ऐसे ही देख रहे हो क्या? कोई फनी वीडियो चल रही है क्या? फिजिक्स है भाई, सीरियसली पढ़ना होता है। पेन कॉपी लेके बैठा करो, सीरियसली लेक्चर्स को देखा करो। और मैं जो बता रहा हूँ ना, यही बड़े बड़े चैनल वाले जो फेमस टीचर्स हैं वो यही सारी चीज़ें आप पढ़ाते हैं। आप चाहे तो उनकी वीडियोस को देख के और मेरी वीडियोस को देख के आप आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। तो पेन कॉपी लो, वीडियो को पॉज करो। क्या बोला मैंने? ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कैलकुलेट क्या करना है? स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे इसका FBD। FBD बनाएंगे किसके रेस्पेक्ट में? जाएंगे हम इसके भीतर सूक्ष्म रूप धारण करके। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो इसके FBD में सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले FBD में बनाते हैं धरती माँ का बल mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सारे फोर्सेस बनाने के बाद इसको रिजॉल्व ना करना पड़े, दूसरे फोर्सेस को रिजॉल्व करने से ही नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाए। तो चलो एक सेकेंड, इसको अभी रिजॉल्व नहीं करते, अभी मैं ऐसे ही बना लेता हूं। पहले सबसे पहला फोर्स क्या लगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड। सिर्फ ये एंगल बना लेते हैं थीटा। एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन दोनों के कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। साथ ही साथ इसमें हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना है। एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? नीचे की तरफ। ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें। यह है सूडो फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसको देखा उसका मास
जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या है, a। ये है इसका कंप्लीट एमबीडी। और कोई फोर्स तो नहीं लगेगा, एक mg लग गया, एक ही जगह कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन लग गया, स्ट्रिंग बंधी नहीं है, टेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और एक सूडो फोर्स भी लग गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इन्हीं दोनों को हम इसमें इनका कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इनका कंपोनेंट करेंगे तो इसे ma प्लस mg कर लें, इन दोनों फोर्सेस को हटा के एक फोर्स लगा लेते हैं mg प्लस ma, या फिर आप चाहो तो m कॉमन भी ले सकते हो। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, यह आएगा mg प्लस a cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, वो आएगा mg प्लस a sin थीटा। कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं आ रहा है। इट मींस इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट भी होगा, यानी जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे ये नीचे की तरफ फिसलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट नहीं करता तो भी ये नीचे की तरफ जाता ही जाता। क्यों? क्योंकि इस पे g sin थीटा का एक्सेलरेशन ऑलरेडी लगता है। बट अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो और ये तेजी से और ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, पर नीचे की तरफ जाए या कहीं भी जाए उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये नीचे भी जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, और अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg प्लस a cos थीटा। हो सकता है a की वैल्यू क्वेश्चन में g/2 दे दी जाए, हो सकता है a की वैल्यू क्वेश्चन में g/4 दे दी जाए, या g ही दे दी जाए। उस हिसाब से 4 ऑप्शंस बना के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका सूडो फोर्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए, क्वेश्चंस और भी बहुत तरीके की बन सकते हैं, बट इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं। अब आगे आने वाली कुछ वीडियोस में जो मैं प्योरली न्यूमेरिकल वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ और सूडो फोर्स के अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे। तो फिर आप देखना कि सूडो फोर्स पे और वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को पूरा अगर आपने देखा होगा तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखना, स्लो स्पीड में करके आराम से देखना, आपको सूडो फोर्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।